हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास का हमारा टॉपिक है हाउ टू क्रिएट अ सॉफ्टवेयर यूजिंग सी लैंग्वेज। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि एक प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कैसे होता है और उसके बाद में हम देखेंगे कि सी लैंग्वेज को यूज में लेके सॉफ्टवेयर कैसे बनाते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं फाइल क्या है। फाइल कंप्यूटर के अंदर एक कंटेनर है जो इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने का काम करती है। ये फाइल हमारे पास फिजिकली प्रेजेंट फाइल की तरह ही होती है। जैसे हमारे पास एक फ़ाइल होती है डॉक्यूमेंट फ़ाइल, तो उस डॉक्यूमेंट फ़ाइल में हम क्या रखते हैं, हम हमारे एजुकेशन से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट इसी फाइल में रखते हैं। तो इस फाइल ने क्या रखा, सारे एजुकेशन से रिलेटेड सारा डेटा हमने उस फाइल में रखा। तो एक फ़ाइल रिलेटेड टाइप के डेटा को कंटेन करती है। और जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे एल्बम है, तो एल्बम में क्या होगा, फ़ोटोज़ होंगी। तो सारी फ़ोटोज़ एक एल्बम में लगी होती है, तो उसमें भी सेम टाइप का डेटा, मतलब सारी उसमें क्या है, फ़ोटोज़ ही हैं। तो फाइल को हम उसमें रखे गए डेटा के आधार पर अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, जैसे जेपीजी फाइल, टेक्स्ट फाइल, ईएक्सी फाइल, एमपी3 फाइल एटसेट्रा। तो जो जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, एक फ़ाइल है, उसका फ़ाइल का नाम है track01 और डॉट के बाद में कुछ लिखा हुआ है। इस लिखे हुए को हम बोलते हैं एक्सटेंशन, फाइल एक्सटेंशन। और इस एक्सटेंशन को देख के ही हमें पता चलता है कि इस फाइल में किस टाइप का डेटा है। तो जैसे जो हमारी MP3 फाइल है, उसमें क्या होता है, वीडियो ऑडियो के फॉर्म में डेटा होता है। जेपीजी फाइल होती है, उसमें फ़ोटो होता है। तो टेक्स्ट फाइल में हमने कुछ टेक्स्ट लिखा होता है। और जो EXE फाइल है, उसमें कंप्यूटर से क्या काम करवाना है वो इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं, वो निर्देश लिखे हुए हैं 01 की फॉर्मेट में। क्योंकि कंप्यूटर अपनी मर्ज़ी से काम नहीं करता, उसको हमें बताना पड़ता है कि उसको करना क्या है। तो जो हमारी .exe फाइल है वो ही क्या है, सॉफ्टवेयर है। तो और जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो दो टाइप का होता है, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो यूज़र के मतलब का होता है, मतलब हमारा यूज़र इन्हीं सॉफ्टवेयर से इंटरेक्ट करके कंप्यूटर पे काम करता है। कुछ एग्जांपल हैं इसके, जैसे MS ऑफिस, मीडिया प्लेयर, कैलकुलेटर, नोटपैड, कैलेंडर एटसेट्रा। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो मशीन के मतलब का होता है, जैसे डिवाइस ड्राइवर, ऑपरेटिंग सिस्टम। जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके कुछ एग्जांपल हैं, जैसे डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़ XP, विंडोज़ विस्टा, विंडोज़ 7, 8, सोलरिस, मैकिन्टॉश, लिनक्स, उबंटू एटसेट्रा। जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो यूज़र और मशीन के बीच में इंटरफेस का काम करता है। क्यों? क्योंकि मशीन 01 लैंग्वेज को समझती है, जबकि हम जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं वो मशीन लैंग्वेज में नहीं देते, वो किसी न किसी लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू देते हैं। तो जो इंटरफेस का काम या इंटरमीडिएटर का काम करवाएगा या करेगा वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। और जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वही सारी चीज़ों को मैनेज करने का काम करता है, जैसे मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, डिस्क मैनेजमेंट, सिक्योरिटी मैनेजमेंट। इसलिए हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को हम मैनेजर भी बोलते हैं। तो अब हम देखेंगे कि प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कैसे होता है और उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो हम जानते हैं कि प्रोग्राम क्या होता है, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कंप्यूटर को रन करने हैं। तो इसके लिए हमें एक हार्ड डिस्क की ज़रूरत होती है, रैम की ज़रूरत होती है और प्रोसेसर की ज़रूरत होती है। जो हार्ड डिस्क है वो कंप्यूटर की मेमोरी है, वो परमानेंट स्टोरेज है। जो रैम है वो भी मेमोरी है, पर ये वोलेटाइल मेमोरी होती है, मतलब टेम्परेरी स्टोरेज है। इसमें डेटा तब तक ही रहेगा जब तक कि पावर ऑन है। जैसे ही पावर ऑफ कर देते हैं तो इसके कंटेंट इरेज हो जाते हैं। और जो CPU है उसको ही हम प्रोसेसर बोलते हैं। तो जो एग्जीक्यूशन होता है वो CPU में होता है। तो CPU के पास तीन चीज़ें होती हैं, एक होता है मेमोरी यूनिट, एक होता है कंट्रोल यूनिट और एक होता है ALU। जो मेमोरी यूनिट होती है इसमें वो इंस्ट्रक्शन आता है जिसको हमें एग्जीक्यूट करना है। फिर जो कंट्रोल यूनिट है, मेमोरी यूनिट्स से वो इंस्ट्रक्शन को पढ़ता है, उसको डिकोड करता है, मतलब समझता है कि उसको क्या काम करना है, और फिर उस इंस्ट्रक्शन को ALU को बताता है कि आपको ये काम करना है। क्योंकि ALU ही वो सर्किट है जो एक्चुअली में मैथमेटिकल और फिजिकल कैलकुलेशन करता है। अब हम देखते हैं कि सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम आपका रन कैसे होगा। मान लो
तो हम जानते हैं कि जो EXE फाइल है वही सॉफ्टवेयर है। तो अगर हमने वो फाइल किसी को दी है तो वो उस फाइल को चलाएगा कैसे? तो सबसे पहले वो क्या करेगा, उस प्रोग्राम को कंप्यूटर में सेव करेगा, और वो सेव कहाँ होगी? कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में सेव होता है। जब वो इस प्रोग्राम को चलाएगा तो इस पर डबल क्लिक करेगा। जैसे ही वो डबल क्लिक करेगा तो उसकी एक कॉपी रैम में लोड हो जाएगी। यहाँ पे बात बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब भी कोई प्रोग्राम स्टार्ट होता है तो सबसे पहले वो रैम में लोड होता है। कोई भी प्रोग्राम रैम में लोड हुए बिना रन नहीं हो सकता, यानी सारे एक्टिव प्रोग्राम रैम के अंदर हैं। तो हार्ड डिस्क से इस प्रोग्राम की एक कॉपी आती है, क्योंकि रैम तो एक वोलेटाइल मेमोरी है, तो इसमें डेटा जो आपने रखा है, तो अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो डेटा इरेज हो जाता है। तो जब एक बार हमारे प्रोग्राम को मेमोरी मिल जाती है तो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाता है। हमने पढ़ा था कि हमारे प्रोग्राम में क्या होता है, बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं, और ये इंस्ट्रक्शंस हैं वो 0-1 की फॉर्मेट में होते हैं। तो ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने के लिए CPU के पास जाएगी, और CPU के पास होता है एक मेमोरी यूनिट, जहाँ पे कई सारे छोटे छोटे मेमोरी डिवाइसेस होते हैं, और ये मेमोरी डिवाइसेस क्या कहलाते हैं? रजिस्टर्स कहलाते हैं। इन रजिस्टर्स में से एक रजिस्टर होता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में ही लिखा होता है कि हमें क्या एग्जीक्यूट करना है। और ये जो इंस्ट्रक्शन है वो 0-1 के फॉर्मेट में होता है। अब जो हमारा CPU होता है, कंट्रोल यूनिट, जो कि एक सर्किट है, वो प्रोसेसर जो ये क्या करता है, जो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है जिसमें 0-1 के फॉर्मेट में डेटा लिखा होता है, उसको रीड करता है और उसको डिकोड करता है। डिकोड करने का मतलब होता है उसको समझता है कि करना क्या है। फिर वो ALU को सिग्नल देगा कि तुमको अभी क्या करना है। और जैसे मैंने अभी बताया, ALU सर्किट है जो एक्चुअली में कैलकुलेशन करता है, और जो ALU है वो कोई भी काम अपनी मर्जी से नहीं करता। ALU वही काम करता है जो उसको CPU बताता है कि आपको ये काम करना है, उसी काम को ALU करता है। अब ALU क्या करेगा, उस जो CPU ने बताया है उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर देगा। इस तरीके से एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगी, फिर बारी बारी से सारे इंस्ट्रक्शंस एक एक करके एग्जीक्यूट होगी, और इस तरीके से जब सारे इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा तो हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा। तो अभी हमने देखा कि किस तरीके से एक सॉफ्टवेयर रन किया जाता है और हार्डवेयर में क्या क्या चेंजेस होते हैं। अब हम देखेंगे कि सॉफ्टवेयर बनाते कैसे हैं। हमें बनाना है एक EXE फाइल। क्यों? क्योंकि EXE फाइल ही एक सॉफ्टवेयर है। मान लीजिए कि हमें एक सॉफ्टवेयर बनाना है, उसका नाम है sum.exe। इस फाइल को बनाने में एक प्रॉब्लम है कि ये फाइल है वो ऑपरेटिंग सिस्टम अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में है, जो कि 0-1 की फॉर्मेट में होता है। तो इससे आसान तरीका ये है कि हम एक आसान सी लैंग्वेज सीखें जो कि C लैंग्वेज है। तो C लैंग्वेज में हम कोडिंग करेंगे, और इस कोडिंग से जो फाइल बनेगी उसको हम क्या बोलते हैं? सोर्स फाइल बोलते हैं, और इसका एक्सटेंशन होता है .c। इस फाइल में C लैंग्वेज में हमने वो लिखा है जो हमें मशीन से करवाना है, लेकिन ये सॉफ्टवेयर नहीं है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम EXE फाइल को समझता है, .c फाइल को नहीं, यानी OS को C लैंग्वेज नहीं आती। फिर हमने ये फाइल क्यों बनाई? क्योंकि जो EXE फाइल है वो ऑपरेटिंग सिस्टम डिपेंडेंट है, और उसकी लैंग्वेज सीखना भी मुश्किल है, लेकिन ये लैंग्वेज हार्डवेयर डिपेंडेंट है। तो C लैंग्वेज में प्रोग्राम बनाना आसान है, यूज़र फ्रेंडली वे में। जैसे इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मुझे 2 नंबर को ऐड करना है, तो मैंने लिखा 2 + 3। वैसे ही लिखा जैसे हम मैथ्स में लिखते हैं, लेकिन अगर हमें EXE फाइल में कोडिंग करनी होती तो वहाँ पे हमें
0-1 के फॉर्मेट में कोडिंग लिखनी पड़ती, वो हमारे लिए मुश्किल होता। इसीलिए सी लैंग्वेज में प्रोग्राम बनाना ज़्यादा इजी है। लेकिन अब हमें एक ज़रूरत है एक ऐसे सॉफ्टवेयर की जो इस .c फाइल को कन्वर्ट करे, और क्योंकि .c फाइल सॉफ्टवेयर नहीं है, इसको हमें कन्वर्ट करने के लिए एक सॉफ्टवेयर चलाना होगा जिसका नाम है प्री प्रोसेसर। हमारे प्रोग्राम में जितने भी स्टेटमेंट हैं हैश से हमारे प्रोग्राम में जितने भी स्टेटमेंट इस हैश से स्टार्ट हो रहे हैं वो उनको प्री प्रोसेसर सॉफ्टवेयर हैंडल करता है। और हमारे प्रोग्राम में हेडर फाइल्स होती हैं, जैसे stdio.h। stdio.h की फुल फॉर्म होती है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। जो हेडर फाइल होती हैं उनका एक्सटेंशन होता है .h। और जो ये हेडर फाइल्स हैं ये उनको हमने नहीं बनाया, इन फाइल्स के अंदर का कोड हमारे प्रोग्राम में जुड़ना इम्पोर्टेंट है। हमने हमारे प्रोग्राम में कुछ ऐसी लाइन लिखी हैं जिनकी वजह से प्री प्रोसेसर हेडर फाइल्स के कंटेंट को हमारी फाइल के कंटेंट में मिक्स कर देता है। ये फाइल अभी जैसे मैंने अभी बताया कि इन फाइल्स को हमने नहीं लिखा, इनको पहले से ही लिख के हमारे सी लैंग्वेज की लाइब्रेरी में रखा हुआ है। तो प्री प्रोसेसर क्या करता है, इन फाइल को हैंडल करता है और इसको हैंडल करके इन लाइंस को यहाँ से हटा देता है। और उसके बाद में प्री प्रोसेसर एक फ़ाइल बनाता है जिसका एक्सटेंशन होता है .i। पर ये भी एक सॉफ्टवेयर नहीं है, पर इस फाइल से जो हमारे हैश से स्टार्ट होने वाले स्टेटमेंट्स थे वो सारे हट जाते हैं। और वो क्या करता है, उसके कंटेंट को मिक्स कर देता है हमारे प्रोग्राम में। और जो प्री प्रोसेसर होता है उसके अंदर, या हम कह सकते हैं जो हेडर फाइल होती है, उसमें हमारे जो फंक्शंस होते हैं प्री डिफाइंड फंक्शंस, उसका डिक्लेरेशन लिखा होता है। और उनके डिक्लेरेशन को हमारे प्रोग्राम में आना ज़रूरी है, क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि जो हमारा प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं जैसे printf और scanf, उसको हम सिर्फ यूज़ में ले रहे थे, हमने उन फंक्शंस को नहीं बनाया था। तो उन फंक्शन को यूज़ में लेने के लिए उनको इंक्लूड करना भी ज़रूरी है। तो वो इंक्लूड करने का काम है वो कौन करता है, हमारा प्री प्रोसेसर करता है। जो अब हमारी ये फाइल है, इससे जो सारे हैश से स्टार्ट होने वाले स्टेटमेंट हैं हट चुके हैं और इसकी जगह कोई नए स्टेटमेंट आ चुके हैं। तो बेसिकली प्री प्रोसेसर हैश से स्टार्ट होने वाले स्टेटमेंट को हैंडल करता है। जैसे हमने लिखा हैश इंक्लूड stdio.h, तो ये एक कमांड है जिसका मतलब है कि हेडर फाइल stdio.h है के अंदर जो भी कंटेंट है उसको हमारे जो प्रोग्राम है उसमें जोड़ दो। तो इस तरह प्री प्रोसेसर हैश से स्टार्ट होने वाले स्टेटमेंट को हटा देता है और हेडर फाइल stdio.h में जो भी कुछ लिखा है उसको प्रोग्राम में शामिल कर देता है। ये जो फाइल बनी है इसको प्री प्रोसेसर ने बनाया, उसको अब कंपाइलर सॉफ्टवेयर बनाया, जिसको प्री प्रोसेसर ने बनाया है उसको कंपाइलर सॉफ्टवेयर की हेल्प से हमें ट्रांसलेट करना है। कंपाइलर जो हमारे प्रोग्राम को ट्रांसलेट करके एक नई फाइल बना देगा जिसको हम बोलते हैं OBJ फाइल, ऑब्जेक्ट फाइल। ये ऑब्जेक्ट फाइल किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से बनी है, यानी मार्केट में कंपाइलर अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से अलग अलग आते हैं। इसका एक्सटेंशन .obj है। इसके बाद हमें ज़रूरत पड़ती है लाइब्रेरी फाइल्स की, क्योंकि ऑब्जेक्ट फाइल में कुछ ऐसा लिखा है जिसको ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं समझता और इसका मतलब लाइब्रेरी फाइल्स में पहले से ही लिखा हुआ है। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आप पढ़ने के लिए एक इंग्लिश की बुक लाते हैं, पर उसमें कुछ ऐसे शब्द हैं
जिसका अर्थ आपको मालूम नहीं है, तो आप क्या करते हो, आप डिक्शनरी को यूज़ में लेते हो। बिल्कुल वैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑब्जेक्ट फाइल में जिन शब्दों का अर्थ समझ नहीं आएगा, उसका अर्थ लाइब्रेरी फाइल में पहले से ही लिखा है। तो लाइब्रेरी फाइल का कोड और ऑब्जेक्ट फाइल का कोड को लिंक करने के लिए एक सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे, उसका नाम होता है लिंकर। लिंकर ऑब्जेक्ट फाइल और लाइब्रेरी फाइल को के कोड को कन्वर्ट करके एक नई फाइल बनाएगा, जिसको हम EXE फाइल बोलते हैं, और इस तरीके से हमारा सॉफ्टवेयर बन जाएगा। इस तरीके से हमें पहले C लैंग्वेज सीखनी होगी, फिर कुछ सॉफ्टवेयर की हेल्प से EXE फाइल में कुछ सॉफ्टवेयर की हेल्प से उस C फाइल को हम EXE फाइल में कन्वर्ट कर देंगे, जो कि एक सॉफ्टवेयर है। तो इस तरीके से हमने C लैंग्वेज को यूज़ में लेके हमने एक सॉफ्टवेयर बना लिया। अब अगर आपसे कोई पूछे कि जो आपने ये EXE फाइल बनाई है, उसको रन करने के लिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है, क्या ये प्री प्रोसेसर, कंपाइलर, लिंकर, इन सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है, तो आपका जवाब होगा नहीं, क्योंकि .exe फाइल ऑलरेडी मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में है, उसको किसी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है कन्वर्ट करने के लिए। जो हमने ये प्री प्रोसेसर, लिंकर और कंपाइलर सॉफ्टवेयर काम में लिए थे, ये सॉफ्टवेयर सारे कन्वर्जन के लिए थे। तो अब आप अगर किसी को ये फाइल देते हो .exe फाइल, तो वो इन बिना सॉफ्टवेयर्स की हेल्प के बिना भी इस फाइल को चला सकता है। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही।